नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अपने राजनीतिक विरोधी को घेरने और फिर अंततः उसे परास्त करने के मोटे तौर पर दो तरीके होते हैं। पहला तरीका यह है कि जहां वो कमज़ोर है या जहां वो उतना मजबूत नहीं है, वहां आप अपनी पैठ बनाइए, अपना जनाधार बढ़ाइए और वहां उसको घेरने और फिर परास्त करने की, हराने की कोशिश कीजिए। दूसरा रास्ता होता है जो ज़्यादा मुश्किल होता है। पहला रास्ता आसान होता है। दोनों रास्तों में समय लगता है, लेकिन दोनों के नतीजे अलग-अलग होते हैं। दूसरा रास्ता होता है कि जो सबसे मजबूत गढ़ है आपके विरोधी का, वहाँ धावा बोलिए। अगर उसका सबसे मजबूत किला गिरा दिया, तो उसके बाद उसको गिराना आपके लिए आसान हो जाता है। ऐसा नहीं कि तुरंत उसका जो है नतीजा मिल जाता है और आपकी जीत हो जाती है, लेकिन आपके लिए बल्कि कहें कि मुख्य दरवाज़ा खुल जाता है। खिड़की से आएंगे या मुख्य द्वार से आएंगे, फैसला आपका होता है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को अगर आप देखें तो लोकसभा चुनाव से पहले तक दक्षिण के बारे में उसकी नीति ये थी। कर्नाटक और तेलंगाना में उसकी स्थिति अच्छी है। कर्नाटक में सरकार में रह चुकी है, अभी नंबर 2 है। तेलंगाना में भी उसकी स्थिति अच्छी है, खासतौर से लोकसभा चुनाव में 8 सीटें जीत गई है वो। इतनी ही सीटें कांग्रेस भी जीती है। सिर्फ एक सीट जो है वो एमआईएम को मिली है, असदुद्दीन ओवैसी को। तो इसलिए तेलंगाना में उसकी स्थिति धीरे धीरे सुधर ही रही है। अभी विधान परिषद के चुनाव में भी उसको जीत हासिल हुई है। लेकिन आज आंध्र, तेलंगाना या कर्नाटक की बात नहीं कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की कोशिश थी, या बीजेपी का जो लक्ष्य था कि दक्षिण के बाकी जो राज्य हैं उनमें केरल में पहले वो अपनी जगह बनाए। उसको लग रहा था कि केरल में तमिलनाडु की तुलना में उसकी संभावना ज़्यादा हो सकती है, जल्दी सफलता मिल सकती है। और लोकसभा चुनाव में पहली बार एक सीट मिल भी गई है। पहली बार उसका उम्मीदवार जीता है सुरेश गोपी, जो केरल मलयालम फिल्मों के जो है अभिनेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। वो जीत कर आए हैं। तो आज़ादी के बाद से पहली बार भाजपा का कोई लोकसभा सदस्य जो है वो जीता है केरल से। लेकिन बीजेपी ने पिछले कुछ महीनों में अपनी रणनीति बदली है। उसको लग रहा है कि केरल से पहले उसे तमिलनाडु में सफलता मिल सकती है। उसकी वजह यह है, केरल में 2 गठबंधन है। एक एलडीएफ, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसका नेतृत्व सीपीएम करती है। दूसरा यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसका नेतृत्व कांग्रेस करती है। एलडीएफ 10 साल से सत्ता में है, मतलब 2026 में 10 साल हो जाएंगे उसको। तो एंटी इनकम्बेंसी है उसके खिलाफ। उम्मीद है कि कांग्रेस वहाँ फिर से सत्ता में आ सकती है। और दोनों का सामाजिक आधार जो है उसमें भाजपा के लिए गुंजाइश तभी बनती है जब हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग और ईसाइयों का एक वर्ग उसके साथ आए, जो कम से कम अभी लोकसभा चुनाव में उस स्तर पर आता हुआ दिखाई नहीं दिया कि उसको विधानसभा चुनाव में कोई बड़ी सफलता मिल सके। तो अब बीजेपी का ध्यान जो है ज़्यादा केरल से बढ़कर तमिलनाडु पर हो गया है। अब सवाल ये कि तमिलनाडु में तो भाजपा का कुछ भी नहीं है, फिर भाजपा तमिलनाडु के प्रति इतनी आशावान क्यों है, या इतना प्रयास क्यों कर रही है, इतनी ताकत क्यों लगा रही है? आप देखिए कि पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री का लगातार फोकस 2 राज्यों पर बहुत रहा है जहां पार्टी बहुत ही कमज़ोर है। वो है तमिलनाडु और पंजाब। पंजाब में सिखों के लिए उन्होंने पिछले 10 साल में जो कुछ किया है वो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। ये अलग बात है कि उनको पंजाब में अभी भी वोट नहीं मिल रहा है। सिखों का तो छोड़िए, हिंदुओं का भी नहीं मिल रहा है। लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है, भाजपा ने उम्मीद नहीं छोड़ी है, प्रयास जारी है। में बल्कि उम्मीद ज़्यादा जगी है पंजाब की तुलना में। उसका कारण है, तमिलनाडु लंबे समय से, बल्कि कहें 1967 और उसके बाद से 2 पार्टियों या 2 कहें गठबंधनों के बीच बटी हुई है तमिलनाडु की राजनीति। एक तरफ डीएमके के नेतृत्व वाला छोटी छोटी पार्टियां उसके साथ है, दूसरा अन्ना द्रमुक के साथ जो छोटी पार्टियां हैं, ये मिलकर जो है वो एक बार ये सत्ता में आती है, दूसरी बार वो आ जाती है। तो ये अदला बदली जो है सत्ता की चलती रहती है। लेकिन करुणानिधि का देहांत, फिर जयललिता का देहांत, दोनों पार्टियां एक तरह से नेतृत्व विहीन हो गई। लेकिन डीएमके में करुणानिधि ने अपने जीवित रहते ही अपना उत्तराधिकारी
एम.के. स्टालिन को बना दिया था, तो वहाँ नेतृत्व का उस तरह का अभाव नहीं है। लेकिन एम.के. स्टालिन अब धीरे धीरे अशक्त होते जा रहे हैं, राजनीतिक रूप से उतने ताकतवर नहीं रह गए, कमज़ोर हो रहे हैं। स्वास्थ्य का भी कारण है, उम्र का भी कारण है, और वो जल्दी में हैं अपने बेटे को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपने के लिए। उसको डिप्टी सीएम बना चुके हैं और उनकी कोशिश है कि 2026 के चुनाव में जीतकर वो बेटे को गद्दी सौंप दें। ये तो एक पक्ष है। दूसरा, अन्ना द्रमुक में हालांकि कहने को तो दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ऐसा कोई नेतृत्व नहीं है, ऐसा कोई नेता नहीं है जिसका पैन स्टेट जनाधार हो। अन्ना द्रमुक के पास अब भी संगठन है, ज़मीनी स्तर पर नेता है, जिला और उससे नीचे की इकाइयों का संगठन बहुत मजबूत है। वो नंबर 2 की पार्टी है आज भी तमिलनाडु में, और अगर तमिलनाडु में द्रमुक को कोई चुनौती देने की स्थिति में है तो अन्ना द्रमुक ही है, लेकिन जैसे पहले हुआ करती थी उस तरह की स्थिति में नहीं, कमज़ोर है। ऐसे में बीजेपी अपने लिए रास्ता बना रही है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री पिछले कई सालों से जिस तरह से तमिल भाषा का हर मंच पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गुणगान करते हैं। तमिल काशी संगमम शुरू किया है, तमिल और उत्तर भारत या कहें काशी को जोड़ने की जो कोशिश है। उसके अलावा तमिलनाडु पर बीजेपी का फोकस लगातार बढ़ रहा है। तमिलनाडु के 2026 के चुनाव को दिल्ली के चुनाव की तरह भाजपा एम.के. स्टालिन बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाना चाहती है। उसको लगता है कि अगर बीजेपी को बड़ी सफलता मिल सकती है तो इसी रास्ते से मिल सकती है जिस रास्ते से दिल्ली में मिली है। दिल्ली में जब तक ऐसा नहीं हुआ था, बीजेपी चुनाव हार ही रही थी। इस बार के चुनाव में यानी 2025 के चुनाव में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के सामने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खड़ा कर दिया और मोदी ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है, उस पर विश्वास कीजिए, और लोगों ने विश्वास किया। तमिलनाडु में ऐसा हो जाएगा ये आसान नहीं है। दिल्ली में बीजेपी हारने के बावजूद नंबर 2 की पार्टी लगातार बनी हुई थी, चाहे कांग्रेस का राज रहा हो तब या आम आदमी पार्टी का राज रहा हो तब। उसके वोट जो है 34 से 38% के बीच में वेरी करते रहे हैं, कम ज़्यादा होते रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव ने थोड़ी उम्मीद जगाई है बीजेपी के लिए। तमिलनाडु की राजनीति में 25 से 29% के बीच में जिस पार्टी को वोट मिले, समझिए कि उसके सत्ता में आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। उस लिहाज से देखें तो बीजेपी काफ़ी पीछे है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अन्ना द्रमुक से गठबंधन नहीं किया, 2-3 छोटी पार्टियों को लेकर अलग से लड़ी और 11% वोट मिले। ये तमिलनाडु के राजनीतिक इतिहास में भाजपा की सबसे बड़ी सफलता है, सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत मिला है। हालांकि सीट एक भी नहीं मिली। अब जो राजनीतिक जो है वो धड़ेबंदी हो रही है, जो सामने आ रही है, उसमें साफ साफ केंद्र बनाम राज्य के रूप में आप देखना चाहें, एम.के. स्टालिन बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखना चाहें, डीएमके बनाम बीजेपी देखना चाहें, परसेप्शन में वो स्थिति बन गई है। ज़मीन पर कितनी है ये कहना अभी मुश्किल है। ज़मीन पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है इसके बारे में अभी बात करते हैं। तो गढ़ की मैं बात कर रहा था कि कमज़ोर गढ़ को भेदना और मजबूत गढ़ को भेदना। भाजपा ने तय किया कि डीएमके का जो सबसे मजबूत गढ़ है उसमें सेंध लगाई जाए। तो सबसे मजबूत गढ़ क्या है? वो है चेन्नई। 1957 में डीएमके पहली बार चेन्नई का, उस समय मद्रास ही नाम हुआ करता था, वहाँ कॉरपोरेशन का चुनाव जीती और सत्ता में आई स्थानीय निकाय में। 1967 में विधानसभा में आई, 10 साल लगे उसको। वहाँ से फिर जो है डीएमके ने पीछे मुड़कर देखा नहीं, लगातार एक बार अन्ना द्रमुक एक बार द्रमुक सत्ता में आते रहे। अब एम.के. स्टालिन के सामने चुनौती ये है कि उनकी पार्टी की गिरती साख, एंटी इनकम्बेंसी का भी उनको मुकाबला करना है। फ़ायदा उनको अन्ना द्रमुक की उनसे भी ज़्यादा जो कमज़ोर स्थिति है उसका फ़ायदा है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही है। लेकिन मैं बात अभी चेन्नई की कर रहा था। चेन्नई में शहर में को अगर देखें तो 3 लोकसभा सीटें आती हैं
और 18 विधानसभा सीटें आती हैं इसके तहत। और चेन्नई की सीमा से लगे इलाकों को जोड़ दें तो 22 विधानसभा सीटें होती हैं। इन 22 विधानसभा सीटों में से 12 विधानसभा सीटों पर, लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को 20% वोट मिले और 2 सीटें ऐसी थीं जिन पर भाजपा के उम्मीदवार को 30% से ज़्यादा वोट मिले, 30% की बढ़त मिली। कई क्षेत्रों में भाजपा के उम्मीदवार ने अन्ना द्रमुक के उम्मीदवार को तीसरे नंबर पर धकेल दिया और कुछ क्षेत्रों में तो अन्ना द्रमुक के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। ये मैं विधानसभा क्षेत्रवार बात कर रहा हूं। तो चेन्नई जो गढ़ रहा है डीएमके का, उस समय भी जब अन्ना द्रमुक सत्ता में आती है तब भी चेन्नई का किला जो है अन्ना द्रमुक भी भेद नहीं पाती है। तो चेन्नई बीजेपी का तीसरा किला, तीसरा गढ़ बनने जा रहा है। पहले कन्याकुमारी, फिर कोयंबटूर और अब चेन्नई। 2 बड़ी वजहें बताई जाती हैं। एक एंटी इनकम्बेंसी, यानी एमके स्टालिन की सरकार के भ्रष्टाचार से नाराजगी, कुशासन से नाराजगी। और दूसरा कारण है कि चेन्नई चूंकि कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, मेट्रो सिटी है, इसलिए यहाँ शिक्षित वर्ग ज़्यादा है। उसका रुझान धीरे धीरे बीजेपी की ओर पहले की तुलना में बढ़ रहा है। और बीजेपी को जिन विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली है, बीजेपी की छवि वहाँ तमिलनाडु में ब्राह्मण समर्थक पार्टी की है, ब्राह्मणों की पार्टी मानी जाती है, इसलिए जो है उसका विरोध और ज़्यादा होता है। लेकिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में 20 या 30% वोट बीजेपी को मिले हैं, उन सब विधानसभा क्षेत्रों में दलितों और पिछड़ा वर्ग के लोगों की आबादी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी खासी है। उसमें बढ़त मिलना, इसका मतलब जो सामाजिक समूह का बैरियर था उसको बीजेपी तोड़ती हुई दिख रही है। अब ये क्या इतना तोड़ पाई है कि जीत में बदल सकता है, ये अभी नहीं कह सकते। भाजपा के बारे में तमिलनाडु में ये परसेप्शन उसके विरोधी बनाते हैं, जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा कुछ गलत भी नहीं है, कि ये सोशल मीडिया की पार्टी है। सोशल मीडिया पर इसका प्रचार और इसकी प्रेजेंस ज़्यादा है, जितनी ज़मीन पर है उससे बहुत ज़्यादा। तो इसलिए वो डिस्प्रपोर्शनेटली जो है बहुत प्रभावी दिखती है, जो ज़मीन पर है नहीं। तो इन चेन्नई शहर और आसपास की जिन 22 विधानसभा सीटों की मैंने बात की, इनमें पोलिंग बूथ है 4698। भाजपा को बढ़त मिली लोकसभा चुनाव में 590 बूथों पर। अब ये संख्या सुनकर आपको लगेगा कि भाजपा और डीएमके का तो कोई मुकाबला नहीं, लेकिन एक और आंकड़े पर ध्यान देना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि बीजेपी की ग्रोथ कैसे हो रही है। इन 4698 बूथों में से केवल 13 पर एआईडीएमके को बढ़त मिली, अन्ना द्रमुक को बढ़त मिली, और बीजेपी को 590 पर। इस अंतर को आप देखेंगे, ये समझ में आएगा कि अन्ना द्रमुक की जगह भाजपा कई जगहों पर लेती हुई दिखाई दे रही है। पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति हो ऐसा नहीं है। भाजपा ने तमिलनाडु में जो 2024 का लोकसभा चुनाव था, उससे 6 महीने पहले चुनाव की तैयारी की। जब राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का न्योता बांटने भाजपा के कार्यकर्ता गए, तो कई जगह बड़ा इमोशनल जो है सीन दिखाई दिया। कार्यकर्ता जाते थे, निमंत्रण पत्र देते थे, तिलक लगाते थे और रक्षा बांधते थे। तो बुजुर्गों के एक बड़े वर्ग को इस बात ने बड़ा भावुक किया। कुछ लोगों ने कहा कि हम बरसों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। तो ये जो लोग मानते हैं कि सनातन का कोई असर तमिलनाडु की राजनीति पर नहीं पड़ेगा, उनकी धारणा पूरी तरह से ठीक नहीं है। लेकिन ये मान लेना कि पूरा तमिलनाडु सनातनमय हो गया है, ये भी ठीक नहीं है, बल्कि ये गलत ही होगा इस नतीजे पर पहुंचना। लेकिन बदलाव आ रहा है, वो बदलाव की प्रक्रिया जो है बड़ी धीमी गति से चल रही है। तो क्या 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले ये प्रक्रिया तेज होगी? पता नहीं है अभी। बीजेपी का सारा ध्यान इस समय बूथ मैनेजमेंट पर है। लोकसभा चुनाव की तैयारी उसने सिर्फ 6 महीने पहले शुरू की थी, और उसके पास बूथ लेवल वर्कर्स की बड़ी कमी थी। तो कुछ दूसरी पार्टियों से उधार भी लिए,
बल्कि कहीं किराए पर लिए, पैसा देकर उनको अपना बूथ वर्कर बनाया। तो ये महसूस हुआ कि भाई ये इनकी लॉयल्टी नहीं रहती, अल्टीमेटली पैसा ले लेते हैं लेकिन वो काम, अपनी जो पुरानी पार्टी है उनकी लॉयल्टी उसी के प्रति रहती है। तो उसका नुकसान क्या होता है? वैसे तो कई तरह के नुकसान हैं। एक बड़ा नुकसान जो भाजपा को समझ में आया वो ये कि जो फर्जी वोटर बनाए गए हैं उनका वोट न पड़ने पाए, इससे रोकने के लिए आपका बूथ लेवल वर्कर ज़रूरी है। और बूथ लेवल वर्कर ऐसा हो जो उस बूथ पर जितने भी मतदाता हैं उनको व्यक्तिगत रूप से पहचानता हो, अगर जानता न भी हो। क्योंकि किसी की मौत हो गई है, उसके नाम का वोट डाला जा रहा है, तो अगर आपका बूथ वर्कर पहचानता है कि ये फर्जी आदमी है तो वो रोक सकता है। जब तक ऐतराज़ नहीं करेंगे आप, तब तक वहाँ जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। दूसरी पार्टी का जो बूथ लेवल वर्कर है वो हाँ कर देता है कि हाँ सही है, ये मान लिया जाता है। जो वोटर आईडी कार्ड है वो काफ़ी समय के, ज़्यादातर लोगों के बहुत पुराने बने हुए हैं, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है, तब से चेहरा बदल गया, फ़ोटो जो है वो घिस गई, धूमिल हो गई, तो उसके आधार पर पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसमें फ़ैसला जो है वो जो बूथ लेवल वर्कर है वो जब तस्दीक करता है कि हाँ ये सही वोटर है, तो मान लिया जाता है कि सही है। तो उसको ठीक करने के लिए इस समय बीजेपी का सारा ध्यान बूथ लेवल कमेटी बनाने पर है और उसको सक्रिय करने पर है। दूसरा ध्यान है कि जो लाभार्थी वर्ग है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स का, अब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में भी जो है ज़्यादातर जगहों पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का फ़ोटो लगा देती है, तो लोगों को ये लगता है कि ये राज्य सरकार की योजना है जिसका लाभ उनको मिल रहा है। चाहे मुफ्त राशन की बात हो, चाहे आवास की बात हो, शौचालय की बात हो, दूसरी जो स्कीम्स है उनकी बात हो, तो वो उस बात को कि ये केंद्र सरकार की योजना है जिसका लाभ आपको मिल रहा है, उसको लोगों तक पहुंचाने का काम बूथ लेवल वर्कर करता है। तो वहाँ काम जो है बीजेपी अपना बढ़ा रही है। अब विधानसभा चुनाव तक इसमें कितनी सफलता मिलेगी, कहाँ तक पहुँचेगा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस तमिलनाडु में अब तक की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस होगी। और आगे क्या होगा, यानी नतीजा किस तरह का निकलेगा, ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि गठबंधन कैसा बनता है। क्या भाजपा और अन्ना द्रमुक का गठबंधन बनेगा? क्या ये दोहरी तलवार है जो फिल्म अभिनेता विजय हैं, वो भाजपा और अन्ना द्रमुक के गठबंधन में आ जाएं तो मजबूत कर सकते हैं, अलग लड़ें तो डीएमके का वोट काटेंगे। तो उनके साथ आने से ज़्यादा फायदा है या अलग लड़ने से ज़्यादा फायदा है, इसके बारे में कोई निश्चित तौर पर कुछ कह नहीं पा रहा है। लेकिन इतना तय है कि 2021 की तुलना में 2026 में जो गठबंधन बनेगा विधानसभा चुनाव के लिए, उसका चरित्र, उसका स्वरूप अलग होगा 2021 की तुलना में। इसमें कोई एक्स फैक्टर है तो वो है सुपरस्टार विजय। अलग रहेंगे या गठबंधन में शामिल होंगे, वो चुनाव के नतीजे को प्रभावित करने की स्थिति में है। इसलिए बीजेपी की ये कोशिश और उसके अलावा उसके गठबंधन का स्वरूप और तीसरा फैक्टर विजय और उनकी पार्टी जो टीवीके है, वो क्या करेंगी, इस पर निर्भर करता है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का नतीजा क्या होगा। 2021 में जो स्थिति थी डीएमके की, उसकी तुलना में उसकी स्थिति पहले से काफ़ी कमज़ोर है। एमके स्टालिन के नेतृत्व को भी लेकर सवाल उठ रहा है और वो जो मुद्दे उठा रहे हैं एक एक करके, उनका रेजोनेंस उस तरह से नहीं मिल रहा है ज़मीन से जैसी उनको अपेक्षा रही होगी। वो चाहे भाषा का मुद्दा हो, चाहे सनातन का मुद्दा हो, चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर जो जिस तरह के सवाल वो उठा रहे हैं उसका मुद्दा हो, हर मुद्दे पर जो है, या फिर डिलिमिटेशन का मुद्दा हो, उनको उस तरह का जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब लोगों ने चुपचाप कुछ तय करके लोग बैठे हों तो वो अलग बात है, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में अक्सर ये देखा जाता है कि मतदाता बड़ा भावुक होता है, भावनात्मक स्तर पर रिएक्ट करता है।
तो इसलिए वो भावना का ज्वार जो है तमिलनाडु की राजनीति में अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा है। सब कुछ अभी भविष्य के गर्भ में है, क्या नतीजा निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, लेकिन 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। एक, द्रमुक की स्थिति पहले से खराब है, पहले से मतलब 2021 की तुलना में भाजपा की स्थिति पहले से बेहतर है। अन्ना द्रमुक की स्थिति क्या होगी ये निर्भर करेगा कि वो गठबंधन में चुनाव लड़ती है या अकेले चुनाव लड़ती है। गठबंधन में चुनाव लड़कर वो ताकतवर हो जाती है, अकेले चुनाव लड़ने पर वो कमज़ोर हो जाती है, फिर वो डीएमके को चुनौती देने की स्थिति में नहीं रह जाती है। तो गठबंधनों से तय होगा कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का नतीजा कैसा रहेगा, किस दिशा में जाएगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।